सभी विद्यार्थियों नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन दक्षिण एशिया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, कक्षा है 12 और पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? यानी आजादी के बाद, तो श्रीलंका आजाद 1948 में हुआ था। तो आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? तमिल, ब हिंदू, स मुस्लिम, द सिंहली। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहली, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? सिंहलियों का दबदबा है। तमिल वहां पर अल्पसंख्यक हैं और सिंहली वहां पर बहुसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? तो सबसे पहले 1947-48 में आजादी के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें किस प्रांत के दो हिस्से हुए? ए बांग्लादेश, ब बंगाल, स कश्मीर, द असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर के दो हिस्से हुए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में जो युद्ध हुआ था, उसके फलस्वरूप कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? तो 1998 में हमने पहला परीक्षण 1974 में किया था और दूसरा 1998 में किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। हमने पोखरण गुजरात में परमाणु परीक्षण किए थे। तो आपको बताना है कि 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? ए कश्मीर, ब चगाई पहाड़ी, स पश्चिमी पाकिस्तान, द लाहौर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चगाई पहाड़ी। पाकिस्तान ने 1998 में जो परमाणु परीक्षण वो कहां किया था? चगाई पहाड़ी पर किया था। अगला प्रश्न है, दक्षेश का कार्यालय स्थित है? तो आपको बताना है कि दक्षेश का कार्यालय कहाँ स्थित है? ए काठमांडू में, ब लाहौर में, स नई दिल्ली में, द ढाका में। तो आपका उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। दक्षेश का कार्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेश का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ए भारत, ब पाकिस्तान, से बांग्लादेश, द नेपाल। तो दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका तो हो जाएगा बांग्लादेश में। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेश का पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, सात दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो 7 पार्टी अलायंस है, बहुत महत्वपूर्ण एक गठबंधन है। तो आपको बताना कि यह किस देश से संबंधित है? भारत, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान, द नेपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। हाँ देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो आपको बताना है कि 1974 और 1998 दो परमाणु परीक्षण किए थे, दोनों एक स्थान पर किए थे। आपको बताना है 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो हो जाएगा पोखरण में। 1998 भारत ने पोखरण में और पाकिस्तान ने मैंने देखा चगाई पहाड़ी पर किया था। अगला है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत किए। 1960 में विश्व बैंक की मदद से एक जल समझौता हुआ था। आपको बताना है कि वो जल समझौता कौन सा था? 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सिंधु जल संधि, जो अभी ऑपरेशन सिंधु या कहीं की
उसके बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद में हमने इस समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान के बीच से सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला है 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश खालिस्तान का अंग था। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? तो पाकिस्तान का अंग था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक भाग था। कब तक? 1971 तक। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, भूटान खालिस्तान में संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र, देखना, भूटान संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो 2008 में भूटान संवैधानिक लोकतंत्र नहीं राजतंत्र बना। अगला है 12वें दक्षेस सम्मेलन 2004 में खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो 12वें दक्षेस सम्मेलन 2004 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो मुक्त व्यापार यानी साप्टा। तो मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 2004 में किए गए, 12वें दक्षेस सम्मेलन के दौरान। अगला स्थान है, सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं। तो सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं। सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, देशों की पहचान करें। यानी आपको उस देश की पहचान करनी है जिस देश के बारे में आपको कुछ संकेत दिया जाएगा, संकेत के अनुसार देश की पहचान करनी है। तो पहला है राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। तो आपको बताना है कि राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, समर्थक समूह और कभी अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा वो देश कौन सा है? तो वो है नेपाल। अगला है, वो उस देश का नाम बताना है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है। कौन सा देश चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है? नेपाल। अगला है, दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। हमारा पड़ोसी देश है। तो दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वह देश कौन सा है? तो वह श्रीलंका। श्रीलंका ने सबसे पहले दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई देश जहां सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, यानी सैनिक शासन स्थापित हुआ। तो दक्षिण एशिया का वह देश जहां सेना और लोकतंत्र, बहुत बार सेना और लोकतंत्र के बीच, समर्थकों के बीच संघर्ष होता रहता है और ज्यादातर वहां पर सेना है वो लोकतंत्र पर हावी रहती है। तो उस देश का नाम बताना है जहां सैनिक शासन स्थापित हुआ। तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है, दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित उस देश का नाम बताना है। इस देश की सीमाएं दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों के साथ लगती हैं। तो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित वह देश है, दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित वह देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों के साथ मिलती हैं। वह देश कौन सा है? तो वह भारत है। वो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है और इसकी जो सीमाएं हैं वो अधिकतर दक्षिण एशिया के देशों से मिलती हैं। विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? पहले इस द्वीप में, द्वीप है, संकेत दे दिया कि पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। अब वह एक गणतंत्र देश है। तो आपको संकेत दे दिया, संकेत के अनुसार वह देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। बहुत चर्चित भी रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश में को अपनी गरीबी कम करने में मदद मिली थी। एक बार चर्चा का विषय भी रहा था। इस देश ने बहुत ज्यादा उन्नति की है। तो वो देश है बांग्लादेश।
एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, जहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो संवैधानिक राजतंत्र के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वो देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना कि इन दक्षिण एशिया, इनके जो देश है उनके बारे में जो कथन दिया गया उसके बारे में कौन सा गलत है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। क्या दक्षिणी एशिया में सारे देशों में लगभग एक तरह की राजनीति चलती है? तो यह तो भाई बात सही नहीं है। तो इस प्रकार से यह गलत हो गई कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। फिर आगे और देखते हैं, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल किए थे। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए थे। बिल्कुल सही है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए थे। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर फिर यह पूछ रहा था ना कि दक्षिण एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह गलत हो गया, क्योंकि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली थोड़ी चलती है। सारे देशों में एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती, इसलिए यह कथन यह गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया के इस देश में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? तो वो देश तो हमारा देश ही हो सकता है जिसमें स्वतंत्रता के बाद आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम लिखियो। यानी दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम लिखने आपको। तो एक हो जाएगा मालदीव और दूसरा है भूटान। मालदीव और भूटान दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये तो हो गए 7 प्लस अक्सर इनमें अफगानिस्तान भी शामिल होता रहता है। तो इस प्रकार से ये सार्क के जो सदस्य देश हैं 8, वो ही। वैसे देखा जाए तो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका की ही गणना होती है, लेकिन इसमें अक्सर अफगानिस्तान भी शामिल होता रहता है। इनमें मालदीव और भूटान सबसे छोटे देश इनमें मालदीव और भूटान सबसे छोटे देश हैं और भारत सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया भारत। मालदीव में सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा। 1968 तक सल्तनत शासन रहा। 1968 में आजादी के बाद मालदीव ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बनाई। कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बनाई 1968 में। इन देशों में भारत ही आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो इन देशों में देखा जाए तो भारत में ही आज तक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक कायम है। अन्य देशों में व्यवस्था है वो बदलती रहती है। तो इस प्रकार से दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, उसमें ये देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? तो आपको बताना कि दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, उत्तर में तो हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में
पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर के बीच दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने किस देश के साथ 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हो जाएगा सोवियत संघ रूस के साथ। सोवियत संघ के रूस के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि हस्ताक्षर किए थे। अगला है श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन कहा जाता था, सिलोन श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 में। 1948 में श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। जाते होते हैं आज का अगला प्रश्न है, तमिल संगठन लिप्टे का पूरा नाम क्या है? तो तमिल संगठन लिप्टे, तो LTTE का पूरा नाम क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, L लिबरेशन, T टाइगर, ऑफ, T तमिल, E इलम। टाइगर लिबरेशन, L का मतलब लिबरेशन, टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिप्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अगला प्रश्न, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम एवं इसका गठन किसने व कब किया था? सार्क का पूरा नाम, इसका गठन कब और किसने किया था? तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन, आगे वाले का एसोसिएशन और आर का रीजनल, सी का कोऑपरेशन। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन दक्षिणी एशिया के देशों ने 1985 में किया था। इसका सार्क का गठन कब किया गया था? 1985 में। किसके द्वारा? दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा किया गया था। भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं? तो हमारे तनावपूर्ण संबंध वैसे देखा जाए तो हमारे पड़ोसियों के साथ हमेशा से हमारे पड़ोसी हमारे साथ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं, इसलिए हमारे जो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण संबंध है वो है पाकिस्तान और चीन के साथ। तो भारत किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं? पाकिस्तान और चीन के साथ रहे हैं। अगला है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। ठीक है। अब भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम बताना है। तो भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम RO, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी अनुसंधान और विश्लेषण संकंद है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अर्थ होगा अनुसंधान और विश्लेषण संकंद। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। RAW की स्थापना 1968 में की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुए थे? यानी कब युद्ध थे भारत और पाकिस्तान के बीच? तो सबसे पहले 1947-48 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1999 में, और अभी पीछे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 2025 में। तो 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में। 2005 में हमने ऑपरेशन सिंदूर एक अभियान चला करके और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए विवश किया था। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? दक्षिणी एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? तो वह देश है नेपाल।
नेपाल, दक्षिण एशिया का नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है। नेपाल में सन 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए थे। कब? 2006 में। 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए थे। नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था? नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था? 2008 में नेपाल में तानाशाही का अंत हुआ था। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। तो 2008 में लोकतांत्रिक बनने के बाद संविधान कब अपनाया? 2015 में। भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? किसके शासन में हुआ था? तो भारत में परमाणु परीक्षण 2 बार हमने परमाणु परीक्षण किया। तो पहला 1974 में किया गया था, तब प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला परमाणु परीक्षण हमने 1974 में किया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद दूसरा जो परमाणु परीक्षण वो 1998 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इसमें किया गया था। तो इस प्रकार से पहला 1974 में, तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरा 1998 में, तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बांग्लादेश व भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद बना हुआ है? भारत व बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? तो वह है गंगा नदी जल, गंगा नदी। पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो जल विवाद का जो केंद्र है वो सिंधु नदी है, जबकि बांग्लादेश व भारत के बीच में किस नदी के जल को लेकर के विवाद है? गंगा नदी के जल को लेकर के विवाद है। भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का जल संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि गंगा नदी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच एक जल बंटवारे के विषय में एक विवादित विषय रहा है। गंगा नदी के जल को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य यह फरक्का जल संधि हुई, यह उस हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1996 में। 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर कब गए थे? तो हमने लाहौर बस यात्रा कब शुरू की थी? 1999 में। 1999 में। तो भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर कब गए थे? 1999 में। हमने लाहौर बस सेवाएं शुरू की थी और बदले में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वहां पर कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ प्रारंभ कर दी थी। 1966 में ताशकंद समझौता किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था? 1966 में ताशकंद समझौता। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1966 में किन देशों के बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे और समझौता करने के लिए रूस का एक शहर था, उस समय सोवियत संघ का शहर था ताशकंद, वहां गए थे जहां पर उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह कह रहा है 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 में हुआ था और बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में हुए 1971 में हुए युद्ध का परिणाम था। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का परिणाम ही बांग्लादेश था कि उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन करते हुए बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिला दिया था। तो सन 1971 में बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध का परिणाम था। 1975 में बांग्लादेश ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। किस जगह? 1975 में बांग्लादेश ने संसदीय शासन प्रणाली की जगह कौन सी शासन प्रणाली को बना दिया? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। आज का अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 1987 में किस देश में तमिल मसले में शांति सेना भेजी गई? भारत द्वारा 1987 में इस देश में तमिल समस्या कौन सी देश की? श्रीलंका की है। तमिल और सैनियों के बीच में श्रीलंका में चल रहा है। तो देखिए श्रीलंका 1987 में किस देश में तमिल मसले में शांति सेना भेजी गई भारत के द्वारा? तो उसका उत्तर देगा श्रीलंका में। सियाचिन, चीन नाम दे नहीं,
सियाचिन, चिन देखे नहीं, यह नाम है पूरा। सियाचिन की समस्या किन देशों के मतभेद के बीच मतभेद का प्रमुख कारण है? सियाचिन की समस्या किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। तो सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं दो समस्याओं के नाम लिखो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी समस्याएं, लेकिन दो समस्याओं के बारे में यदि कहे तो कश्मीर समस्या है। और देखिए 1947-48 में युद्ध हुआ था, फिर भी यह कश्मीर समस्या हल नहीं हो पाई थी। और दूसरा सिंधु नदी जल बंटवारा है। तो सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के भी अभी विवाद है। हमने सिंधु नदी का जल है वो रोकने की घोषणा कर दी है भारत देश ने। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए गए थे। कब? 1960 में। किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा जो जल समझौता हुआ था? सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? तो भारत के पूर्व में स्थित वह देश है जो भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। सार्क का पूरा नाम क्या है? देखिए सार्क, एस साउथ, ए एशियन, ए एसोसिएशन, आर रीजनल और सी कोऑपरेशन। तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी इसका अर्थ हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का अर्थ हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। हाँ तो विद्यार्थियों को देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साफ्ट, साफ्टा का पूरा नाम क्या है? तो एस साउथ, ए एशियन, एफ फ्री, टी ट्रेड, ए एग्रीमेंट। तो साफ्टा, SAFTA, साफ्टा का पूरा नाम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। साफ्टा सार्क से ही संबंधित है। दक्षिण देशों ने सन 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। प्रभावी कब हुआ? 1 जनवरी 2006 से। और हस्ताक्षर कब किए गए? 2004 में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर 2004 में किए गए और यह प्रभावी कब हुआ? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के 2 बिंदु लिखो। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की समस्या है। भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की समस्या है। दूसरा तनाव का जो मुद्दा है वो है गंगा जल की वितरण की समस्या को लेकर के। तो गंगा जल, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समस्या है और भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा जल के वितरण की समस्या है। विद्यार्थियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब व किनके बीच हुआ था? फरक्का समझौता। तो फरक्का समझौता सन 1966 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था फरक्का संधि पर समझौता 1996 में। किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और कब तक रही? सबसे पहले तो देखिए, पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 1971 से 1977 तक निर्वाचित सरकार बनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 1971 से 1977 तक। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के पश्चात दक्षिणी एशिया में किस महाशक्ति का प्रभाव बढ़ा? तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ रूस का तो विघटन हो गया। तो उसके बाद मात्र एकमात्र महाशक्ति बची, वो कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में किस महाशक्ति का प्रभाव बढ़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने
समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।